A very good morning to all of you. Welcome back all of you in NCERT tutorial. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। देखिए ये जो हमारा पहला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे मैन्योर के प्रोडक्शन में, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो अब ये सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी को ही अच्छा करते हैं या इनका और भी कुछ यूज़ है, कुछ इनका हार्मफुल इफेक्ट्स भी है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अनएडेड आइज से यानी अपने नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। जैसे देखिए अभी एक कुत्ता आ जाए आपके सामने, आप उसको देख सकते हैं, बिल्ली आ जाए आप देख सकते हैं, पर क्या आप देख सकते हैं कि कितना बैक्टीरिया, कितना फंगाई, कितना प्रोटोजोआ आपके आसपास है? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। इसीलिए जिन चीज़ों को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम नेकेड आई से, अनएडेड आई से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट सम प्लेस दे एक्ट लाइक आवर फ्रेंड्स, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, और एट सम प्लेस दे एक्ट लाइक फो का मतलब एनिमी होता है, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स भी हम लोग जो है सो इसका देखना है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट भी है तो उससे बचाव कैसे करना है। गॉट इट? तो चलिए हम लोग अपना आज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ you have seen several kinds of plants and animal, however there are other living organism around us which we normally cannot see. These are called microorganism or microbes. Define microorganism: those organism which we cannot see without unaided eyes, with naked eyes, these are called microorganism. Okay, those organism which we cannot see with naked eyes are called microorganism, okay, or microbes. This is the definition of microorganism. Let's move forward. For example, you might have observed that during the rainy season, okay, bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where these come from? देखिए क्या होगा कि आप रेनी सीजन में क्या कीजिएगा कि अपना ब्रेड जो होता है उसको बाहर रख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद उसमें वाइट या ग्रेस पैचेस आ जाएगा, तो आपको पता है कि वो क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग पता लगाते हैं कि आफ्टर ऑल वो होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 दिया हुआ है। इसमें क्या है? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under the microscope. What you will see, देखिए क्या कीजिए, आपकी एक moist soil को बीकर में ले लीजिए फील्ड से, ठीक है, और उस सॉइल में जो है सो पानी भी डाल दीजिए। ओके, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर, ओके, फ्रॉम द माइक्रोस्कोप। तो क्या करना है कि जब वो जो पानी है, थोड़ा और पानी भी डाल दीजिए, मॉइस्ट सॉइल लीजिए बीकर में, ऊपर से पानी डालिए, फिर जब सॉइल सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, तो वो जो बीकर में पानी था उसको लीजिए और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखिए। आप क्या देखिएगा कि उसमें बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो सारा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होगा, लेकिन आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दिखेंगे और कुछ टाइनी छोटे कीड़े भी दिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर के पास कोई नली वगैरह होगा तो आपको दूर से देखने में बस एक लग रहा होगा कि ब्लैक कलर का पानी है जो स्टैग्नेंट वाटर है। जब अंदर जाकर के मतलब पास जाके देखिएगा ना तो देखिएगा कि बहुत छोटा कीड़ा जो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो वो सारा कीड़ा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन इतने टाइनी वो जीव हैं, इतने वो छोटे हैं कि वो दिखते नहीं है। तो ऐसे ही कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको दिखेंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो दिखेंगे ही, और भी बहुत छोटे कीड़े वगैरह जो है सो वो आपको दिखेंगे। गॉट इट? नाउ टेक एक्टिविटी 2.2. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, स्प्रेड इट ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। अब ये भी यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करना है कि आपको वाटर जो है सो स्टैग्नेंट वाटर पॉन्ड से जो है सो पानी ले लेना है और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि उसमें भी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म
मूविंग अराउंड, क्या आपने टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो है सो मूविंग अराउंड फाइंड किया? यस, बिल्कुल आप फाइंड कीजिएगा, ओके, क्योंकि टाइनी बहुत छोटे छोटे कीड़े भी होंगे। गॉट इट? नाउ दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, though not all of them fall into the category of microbes or microorganisms. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes. Some of these, such as fungus that grows on the bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of माइक्रोस्कोप। देखिए, जो हम लोग पॉन्ड का पानी को ऑब्जर्व किए या फिर जो बीकर में हम लोग पानी जो सॉइल के ऊपर डाले थे वो दोनों को ऑब्जर्व किए, तो देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स तो पाए ही जाते हैं, कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। जब जो हमारा ब्रेड होता है उसके ऊपर जो फंगस स्प्रेड करता है उसको तो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन बाकी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम नहीं देख पाते। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आगे आप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी पढ़ेंगे। क्या होता है कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो इंसान स्नीज़ कर रहा है या जिसको खांसी है उसके थोड़ा पास नहीं, थोड़ा डिस्टेंस बना करके आप रहिए। या कोरोना के टाइम ऐसा क्यों बोला जाता था कि जो है सो थोड़ा सा जो है वो आपको क्वारंटाइन रहना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसलिए किया जाता था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना ये कम्युनिकेट नहीं करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कोरोना इज़ अ वायरस, एंड वायरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर हम लोगों को अभी मिलने वाला है। गॉट इट? सो नाउ दैट इज वाई these are called microorganisms or microbes. फिर से मैं बता रही हूँ, what are microorganisms and microbes? Because those organisms which we cannot see with unaided eyes are called microorganism. These organisms which we can see with magnifying glass or microscopes are called microorganisms. Got it? Now microorganisms are classified into 4 major groups. Very important, microorganisms जो होते हैं वो 4 major groups में divide किए गए हैं। वो 4 major groups कौन से? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। क्वेश्चन आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। You can say that a virus is a microorganism or not. Yes or no? No. Virus is not a microorganism. Why virus is not a microorganism? Although we cannot see the virus with naked eyes. हम कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अनएडेड आइज से या फिर नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो क्या हम वायरस को अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कह रहे हैं? ठीक है, तो वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है बिना होस्ट के। ठीक है, होस्ट मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं करना है, लेकिन वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए खुद को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत है। आइदर वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, ठीक है, या कोई प्लांट हो। वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए खुद को क्या करना है? एक होस्ट चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। Got it? This one is very important. Define microorganisms and what are the categories of microorganisms. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। Define what is the definition of microorganism and what are the 4 categories or what are the types of microorganisms. तो आपका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड एल्गी। Got it? Now अब हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of host organism. ठीक है, वो host organism के ऊपर ही reproduce कर सकते हैं, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are caused by viruses. Okay? क्या है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत होता है। वो प्लांट्स हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, वो कोई और बैक्टीरिया भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं रखते हैं।
गॉट इट। बहुत सारा सीरियस डिसीजेस जो होता है हमारा वो वायरस की वजह से होता है, जिसमें कौन कौन सा है, पोलियो, चिकन पॉक्स, ओके, एंड कोरोना वायरस, डेडली कोरोना वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा लीथल था, ठीक है, हम लोग उस कब से सफ़र किए हैं बहुत दिन तक, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सारे जो एलिमेंट्स है, ये सारी जो बीमारियां हैं, किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से होते हैं ना। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए ये बात कि वाई वी डू नॉट कंसीडर virus as a microorganism, although it is we cannot see virus also with unaided eyes, with our naked eyes, then why we are not taking virus as a microorganism, why we are not saying that virus is also a microorganism? इसलिए क्योंकि उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, और वो होस्ट ऑर्गेनिज्म ऐसा ज़रूरत नहीं कि प्लांट्स और एनिमल्स हो, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। गॉट इट। नाउ डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, okay, whereas typhoid and tuberculosis are bacterium diseases. Very very important, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, disease is caused by dysentery is caused by which microorganism? तो आपको याद रखना होगा कि डिसेंट्री और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। गॉट इट। टाइफाइड जो होता है या टीवी जो होता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, वो बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये जो है, ये जो पोर्शन है ना आपका, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल भी याद रखिएगा। ओके, यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। और कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ, कुछ वायरसेस के पिक्चर्स हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया के पिक्चर्स है, देख लीजिए। ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप पिक्चर। अब देखिए यहाँ पे ये एल्गी है, ठीक है, ये 2 डिफरेंट टाइप्स का एल्गी है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ठीक है, ये सब जो है ये फंगाई है डिफरेंट टाइप्स के, इसका पिक्चर है, आप देख सकते हैं। गॉट इट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। हम लोग अब पढ़ लिए हम लोग कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ होती है। ये देखिए वायरस का फोटो, ठीक है। नाउ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो टाइनी जो होता है अनएडेड आइज से जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, वो रहते कहाँ हैं। हम लोग ये पढ़ लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये रहते कहाँ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी अ सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and deserts to marshy lands. Okay, this is very important. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीधा सीधा ये ऑल टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, बहुत कोल्ड में भी, ठंडी में भी रहते हैं, मार्शी लैंड्स में भी रहते हैं, डेजर्ट एरिया में भी पाए जाते हैं। गॉट इट। तो ये ऑल टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर। ओके, नाउ दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला राइजोबियम बैक्टीरिया, आपको याद है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट पे रहता था और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता था लेग्यूमिनस प्लांट्स का और राइजोबियम बैक्टीरिया का। याद आया आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सर जिसको बोला जाता है। तो कुछ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट्स पे, एनिमल्स में भी रहते हैं, ठीक है, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जिस्ट, मतलब वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत नहीं होता है। गॉट इट। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे रिश्ते, और कहाँ कहाँ जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेल्पफुल है, इसके बारे में। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए एनिमी टाइप ट्रीट करते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
in our living environment. Okay, for us, how microorganisms are beneficial? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. Microorganisms helps us by cleaning the environment. Okay, many microorganisms like bacteria are used for making curd and bread. Okay, these microorganisms, some microorganisms are used in commercial purposes for making that alcohol, wine, acetic acid, सिरका जो हम लोग खाते हैं. Okay, now many microorganisms are used for making जो हम लोग एंटीबायोटिक टैबलेट्स खाते हैं ना, वो वैक्सीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये सारे तो मैंने आपको बता दिए कि व्हाट आर द बेनिफिशियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर लाइफ. तो अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से जो है सो इलाबोरेटेड वे में पढ़ते हैं कि वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स कैसे बनाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करता है, सॉइल का फर्टिलिटी कैसे बनाता है, ठीक है, मतलब कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन शॉर्ट वी कैन से कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं. ओके, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा जैसे कि वी कैन से दैट, can we say that microorganisms are our friends? If yes, then elaborate. If yes, then explain. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड होते हैं. अगर आप इस बात से सहमत है तो इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे. तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है. तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए. नाउ, friendly microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. Number 1. ओके, पीला बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. ओके, मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में अच्छे से. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्टेज are broken down into the harmless and usable substances by the bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase the soil fertility by nitrogen fixing. ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो है, ये पूरा आपका जो पैराग्राफ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट में कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, स्टेट सम पॉइंट्स, तो आपका नंबर 1 क्या होगा? दे आर हेल्पफुल बाय मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड केक. कर्ड, ब्रेड और केक बनाता है, ठीक है. फिर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. ओके, नाउ उसके बाद फिर सॉइल फर्टिलिटी में यूज़ कर, सॉइल फर्टिलिटी मेडिसिन बनाने में यूज़ करता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में यूज़ करता है. गॉट इट? नाउ अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. ये सारा जो पॉइंट्स हम लोग पढ़े, अब एक एक पॉइंट को हम लोग इलाबोरेट करेंगे. मेकिंग, अब हम तो बोल दिए भाई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कर्ड और ब्रेड को बनाने में हेल्प करता है. अब कैसे करता है ये पढ़ लेते हैं. गॉट इट? Now, making of curd and bread. You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं कि जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में कैसे चेंज होता है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. गॉट इट? Curd contains several microorganisms. Of these, bacterium lactobacillus promotes the formation of कर्ड. कर्ड जो होता है हमारा, वो लैक्टोबैसिलियस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कर्ड मेकिंग के लिए. ये लैक्टोबैसिलियस जो नाम है ना, आप अच्छे से याद रखिएगा. गॉट इट? It multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idli and bhaturas is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful in fermentation of rice, idlis and dosa batter. Okay, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड. लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया, थोड़ा सा दही कैसे जमाते हैं? थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं, ठीक है. दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही डाल लीजिए. अब दही क्यों डालते हैं? हम तो दही थोड़ा सा डाले थे, वो पूरा दूध जो है वो दही में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये ऐसे हुआ कि आपने जो थोड़ा सा दही डाला था उसमें लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया था, वो अपने आप को रैपिडली रिप्रोड्यूस किया और वो पूरे दूध को क्या किया? कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. जो डोसा बनाते हैं हम लोग, डोसा खाए हो ना आप लोग, चावल का जो बनता है, ठीक है, तो चावल फुला के उसको फर्मेंटेशन के लिए कुछ देर छोड़ते हैं, ठीक, उसमें दही डालते हैं या इनो पाउडर डालते हैं, तो वो सेम काम होता है, ठीक है आपका. और जो हमारा भटूरा बनता है वो इतना फुला फुला होता है, तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसके लिए हम लोग डालते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्मेंटेशन जो होता है वो क्या होता है. व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ जो एक्टिविटी 2.3 है उसमें क्या कह रहा है. टेक ½ kg ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा एंड ऐड सम सुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर. ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो.
What do you know? What do you observe after 2 hours? Did you find the roux rising? मैदा with yeast powder, raised मैदा. देखिए भटूरा जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं पता है, दही के साथ मैदा को सान करके छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के लिए. तो आप इतना सा मैदा सानिएगा ना तो वो बड़ा हो जाएगा एकदम, उसका जो डो है ना वो बड़ा हो जाएगा. वो क्यों होता है? ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस की वजह से होता है. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं. शुगर जो होता है उसको चेंज किया जाता है जो अल्कोहल बनाने में, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. ये जो है ये अभी आपको पढ़ना है. एक्चुअली में इट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें CO2 जो होता है वो बनता है, ठीक है. और ये जो CO2 होता है उसके प्रेजेंस की वजह से जो हमारा डो होता है, ठीक है, वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है. गॉट इट नाउ. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और क्या क्या इसका यूज़ है. Yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide. Okay. During the respiration, bubbles of the gas fill dough and increases its volume. This is the basic use of yeast in baking soda industry for making breads, pastries and केक्स. ये जो CO2 जो होता है ना, बबल्स, CO2 का जो बबल्स होता है उसकी वजह से जो हमारा केक्स वगैरह होता है, ब्रेड होता है, इतना फ्लफ़ी होता है. गॉट इट, ठीक है. तो यीस्ट का जो बेसिक यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही यूज़ होता है हमारा, ठीक है. ओके नाउ कमर्शियल, ये हम लोग देख लिए कि किस तरह से कर्ड बनाते हैं हम लोग, ब्रेड बनाते हैं, केक्स बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से. नाउ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हम लोग देखते हैं कि क्या कमर्शियली किस तरह से हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको यूज़ करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. फॉर दिस purpose, yeast is grown on natural sugar present in the grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. देखिए यहाँ ये बता रहा है कि कमर्शियल यूज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ करते हैं. अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड यानी कि आपका क्या है यहाँ पे विनेगर बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग यीस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है. अब यीस्ट का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं देखिए यहाँ पे. दिस इज़ द स्मेल ऑफ. ओके, इससे पहले कि हम फर्मेंटेशन को पढ़ें पहले एक ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है एक्टिविटी, इसको आप पढ़ लीजिए. ओके नाउ टेक अ 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it. Okay. Add spoon of yeast powder. Add a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? क्या कीजिए, एक पानी लीजिए, उसमें बहुत सारा थोड़ा चीनी डाल दीजिए, ठीक है. उसके बाद उसमें जो है क्या करना है आपको, यीस्ट पाउडर डाल देना है उस शुगर सॉल्यूशन में और 4-5 घंटे के लिए उसको किसी गर्म जगह पे छोड़ दीजिए. आपके पास एक अजीब सा स्मेल आएगा. वो स्मेल जो होता है वो अल्कोहल का स्मेल होता है, ठीक है. जो हमारा शुगर होता है वो यीस्ट की वजह से क्या हुआ है, अल्कोहल में चेंज हो चुका है. This smell is of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. What is fermentation अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत डेप्थ में अभी आपको नहीं जानना है, आपको यही बोलना है. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Process of conversion of sugar into alcohol is fermentation. Okay, now लुइस पाश्चर नाम के एक हमारे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने फर्मेंटेशन को 1857 में क्या किया था, डिस्कवर किया था. नाउ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अब हम लोग मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, दवाई किस तरह से बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, इसको पढ़ लेते हैं. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet capsules or injections such as of penicillium. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. देखिए, आप देखिएगा
छोटे बच्चों को इंजेक्शन ज़्यादा दिया जाता है जब भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या उनका डिसेंट्री बढ़ जाता है, वोमिटिंग बढ़ जाता है तब, ठीक है। वो इंजेक्शंस क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का से ही बनते हैं वो इंजेक्शंस, ठीक है। उनको एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ऐसे ये एंटीबायोटिक्स हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो इंक्रीज कर रहा है हमारे बॉडी में, उसका जो ग्रोथ होता है उसको रोक देता है, चेकआउट करता है, ठीक है, उसको रोक देता है, जिससे क्या होता है कि वो जो बीमारी बढ़ रही थी वो खत्म हो जाती है। गॉट इट। आप देखे होंगे कि बहुत सारा टैबलेट्स आता है, जैसे बुखार लगता है तो ऑफ्लोफ्लेक्सिन एक टैबलेट आता है, ऑफ्लोमैक 200, ये सब एंटीबायोटिक्स है और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंजेक्शंस भी आता है, पेनिसिलिन का और बहुत सारा इंजेक्शंस का नाम होता है जो एंटीबायोटिक्स से। तो मेडिसिन इंडस्ट्री में इस तरह से जो है सो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इरिथोमाइसिन आर सम ऑफ दीज मेडिसिन, ठीक है। ये कुछ नाम हैं जो एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। ओके, नाउ which are made from fungi and bacteria, ये कुछ नाम है जो कि फंगाई और बैक्टीरिया के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure variety of diseases, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ग्रो करते हैं, टारगेट करते हैं कि वही बैक्टीरिया, अब ये नहीं कि बैक्टीरिया फंगाई सब मिल गया, ठीक है, एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे और फिर उसको हम लोग उस डिजीज़ को, पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू check the microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease, ठीक है। हम लोग कुछ जो होता है एंटीबायोटिक्स जो होता है वो हमारा जो, जैसे कि बहुत लोग गाय पालते हैं, ठीक है, तो उनके खाने में भी मिला के देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन होता है उनको ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह का जो प्रॉब्लम है ये ना होने पाए। ओके, एक जो येलो बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये मैंने छोड़ दिया था। इन 1929, Alexander Fleming was working on the culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. Okay, in fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. देखिए यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ जो है सो डिस्कवरी कर रहे थे। ये क्या देखिए, बहुत सारा प्लेट्स रखे होंगे, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ करा रहे होंगे। एक प्लेट में मोल्ड ग्रो कर गया था, तो मोल्ड क्या होता है, एक टाइप का फंगी होता है, ठीक है। तो वो क्या देखें कि उस प्लेट में जिसमें मोल्ड ग्रो किया था उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब है किसी एक हार्मफुल बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। और इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन किया। बात समझ में आई? वो एक बात होता है ना कि जहर को जहर ही काटता है, बस उसी चीज़ का यूज़ किया गया है। इन शॉर्ट समझ जाइए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. Also, you must complete the course of prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against the cold and flu as these are caused by viruses. ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स हम लोगों को जो है क्या करना चाहिए कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करा और जिस अमाउंट में कर रहा है उसी अमाउंट में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनको भी किल कर सकते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स कोल्ड और फ्लू में क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि ये वायरस से होता है। गॉट इट? नाउ वैक्सीन पढ़ते हैं, ठीक है, कि वैक्सीन बनाने में किस तरह से जो है सो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेल्पफुल होते हैं। गॉट इट? नाउ when a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. ठीक है, जब कोई डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर घुसता है ना तो हमारा जो ब्लड सेल WBC होता है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है। मतलब समझ जाइए कि मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, उसमें कोई चोर घुस आया,
तो उसका रक्षा करने के लिए, उस घर का रक्षा करने के लिए आप घर का कोई चौकीदार वगैरह रखे हैं। तो उसी तरह से समझ जाइए कि हमारे बॉडी में जब कोई डिजीज़ घुसता है, डिजीज़ अटैक करता है, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अटैक करता है, तो हमारा बॉडी जो होता है वो सबसे पहले खुद अपने लेवल पे लड़ता है, तो वो उस लड़ाई को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हम बार बार बीमार ना पड़े। बार बार बीमार वही लोग पड़ते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी कि जिसके बॉडी का एंटीबॉडीज जो होता है वो वीक होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज को रिलीज करता है हमारा बॉडी। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इंटर अगेन। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। देखिए, बात को बहुत अच्छे सिंपल तरीके से समझिए। ठीक है, क्या है कि एक बार अगर कोई बीमारी हमको अटैक किया, हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज रिलीज किया और उसको हटा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि उस बॉडी को याद है कि फिर से अगर ये चीज़ आएगा तो इससे इस तरह से लड़ना है। ठीक है, तो जब कोरोना नया नया आया था, जब फर्स्ट स्टेज था, आप याद कीजिए कोरोना का बिल्कुल शुरू में था, तो हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर बहुत ज़्यादा एकदम मतलब समझिए कि एम्पल ऑफ अमाउंट में क्या किया गया, कोरोना का वैक्सीन को जो है सो रिलीज़ किया गया। अब ये कोरोना का जो वैक्सीन था वो क्या था, वो वीकेंड कोरोना वायरस ही था, कमज़ोर कोरोना वायरस था। वो क्या कर रहा था, हर इंसान को कोरोना वायरस को हमारे बॉडी में, वीकेंड कोरोना वायरस को हमारे बॉडी में दे दिया गया, ताकि बॉडी जो है उस वायरस से खुद लड़े और बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करके रखे कि जब हमारा सामना कोरोना से हो तो हमारा बॉडी उससे फाइट बैक कर सके और कोरोना मतलब जो है सो धीरे धीरे जो है सो लीथल ना हो हमारे लिए, वो हम लोग उससे खुद ही अपने लेवल पे लड़ सके। तो वैक्सीन जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअली में वही चीज़ होता है कि उसी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया का, उसी डिजीज़ कॉजिंग वायरस का जो चीज़ होता है उसका वीकेंड पोर्शन जो होता है, जो उसका थोड़ा सा वीकेंड वर्जन जो होता है, वो हमारे बॉडी में पहले ही डाल दिया जाता है कि हमारे बॉडी को उस चीज़ से लड़ने का, लड़ाई किस तरह से लड़नी है वो याद रहे। ठीक है, उस तरह का एंटीबॉडीज़ जो है सो वो बना करके रखे और हमारा बॉडी जो है वो याद रखे कि हमको इस चीज़ को, ये चीज़ दोबारा हमारे साथ होगा तो इससे हमको फाइट बैक कैसे करना है। From the disease causing microbes ever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, TB, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. पहले ना smallpox बहुत होता था, मेरी मम्मी लोग के टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चों को हो जाता था smallpox। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज हमारा जो ये जनरेशन है वैक्सीनेटेड है। आपको पता है अभी 10 ईयर्स तक के बच्चों को, मेरी छोटी सी बेटी है, जब वो जन्म लेते हैं बच्चे तो BCG का हम टीका दिलवाते हैं, उसके बाद फिर मतलब वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली करवा रही है गवर्नमेंट ना, तो इसकी वजह से ये जो सारी बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्यों? ये जो वैक्सीनेशन है ये क्या होता है, बच्चों को पहले ही वो वायरस इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि जब आप उस वायरस के सामने हो तो किसी चीज़ से आपका मतलब कि आपका जान ना जाए। ठीक है, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दे वो चीज़ जो होता है कि मतलब हमारा बॉडी को, जैसे एंटीबॉडीज जो है एक बार रिलीज़ किया तो हमारे बॉडी को याद रहे कि फिर से वो चीज़ अगर सामने आए तो किस तरह से हमारा बॉडी जो है सो फाइट बैक कर सके। जैसे मान लीजिए किसी को स्मॉल पॉक्स का जो है सो टीका पड़ चुका है। ठीक है, अब स्मॉल पॉक्स जो है जिस किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उससे उसका सामना होता है, तो उसका बॉडी को याद है कि ये तो हाँ ये स्मॉल पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इससे फाइट बैक इस तरह से करना है, तो उसको इन स्मॉल पॉक्स का जो खतरा है वो नहीं होगा। तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से वैक्सीन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्पफुल होते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप मतलब बहुत सारा जो ऐसा डिजीजेज है इसका आप लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सा डिजीज का जो है सो आपको टीका पड़ चुका है। ओके, नाउ इट इज एसेंशियल to protect all children against the diseases. Necessary vaccines are available in nearby hospitals. You might have seen the advertisements on TV, newspaper regarding the protection and children against the polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to the children are actually a vaccine. A worldwide companion against smallpox has finally led to the eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from the microorganisms to protect human and other animals from the several disease. Not only for humans, बहुत सारे और भी
जो हमारे पोल्ट्री हैं जैसे कि हेंस वगैरह, हॉर्सेस, डॉग्स, इन लोगों को भी वैक्सीन कुछ चीज़ों का दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे इस तरह से वैक्सीन बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये इस जगह पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए फ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं और बेनिफिशियल है। नाउ हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारा एल्कोहल वाइन वगैरह बनाता है, फिर कर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है, मेडिसिनल क्या यूज़ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को ये कैसे बढ़ाता है। आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया भाई साहब क्या करते हैं, हमारे सॉइल को नाइट्रोजन का बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अपना फूड वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है हमारा इन्वायरमेंट में गैसियस फॉर्म में होता है, जो कि डायरेक्टली हमारा प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस नाइट्रोजन को प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इस तरह से वो जो बैक्टीरिया है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अच्छा, एक और बात हो जाएगी कि मैन्योर भी बनाता है। जैसे कोई जानवर वगैरह मरा, ठीक है, वो ज़मीन पे पड़ा रहा, कुछ समय के बाद देखिएगा कि उसका लाश गायब हो गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके ऊपर एक्ट किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट ऑन दैट डेड प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि आपका मैन्योर बनाए, जो कि फिर आपको उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस जानवर का जो लाश वगैरह था और जो सूखा पत्ता वगैरह था, जिसको कि प्लांट्स अपना खाना बनाने में यूज़ कर सके। यानी कि एक तरह से रिसाइकिल टाइप का चीज़ आप करें। नहीं तो अगर इस तरह से जैसे पॉलीथीन वगैरह, इसका यूज़ को क्यों मना किया जाता है, क्योंकि ये रीयूजेबल नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इस पर एक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गॉट इट। और इस तरह से मैन्योर बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, जिससे कि मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैंने आपको पहले ही चैप्टर 1 में बता दिया, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स। कौन से बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया जो गैसियस फॉर्म में हमारा इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ओके, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, नाउ सी द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम है। ओके, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब जो है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्पफुल होता है। Bojo and Paheli had observed the school garden making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetable, fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted into manure. Bojo and Paheli wanted to know how this happened. ठीक है, बोझो और पहेली क्या किए कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट अगल बगल के घर से लाएं और पिट एक गड्ढे में डाल दिए, जिसको कि मैन्योर बनाने के लिए, ठीक है, रखा हुआ था। तो कुछ समय के बाद वो लोग क्या देखें कि क्या हुआ, गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, मतलब कि जो खाद बन गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो खाद बन गया। तो बोझो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि वो लोग तो कुछ छिलका वगैरह डाले होंगे, ठीक है, या कुछ पत्ता सड़ा हुआ डाले होंगे, तो वो कैसे मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक्टिविटी 2.5, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। नाउ एक्टिविटी 2.5, take 2 pots, fill each pot half with soil, mark them A and B, put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside and observe them after 3 or 4 weeks. क्या कीजिए, 2 पॉट लीजिए, एक में सॉइल डालिए, उसमें कुछ आप डाल सकते हैं, ठीक है, प्लांट का वेस्ट डाल दीजिए, जैसे पॉट ए में प्लांट का वेस्ट डाल दीजिए, पॉट बी में क्या कीजिए, पॉलीथीन रख दीजिए वगैरह, पॉलीथीन ये सब कुछ डाल के रख दीजिए। कुछ समय के बाद यानी 3 और 4 वीक्स के बाद, 4 वीक्स यानी कि 1.5 मंथ के बाद आप क्या देखिएगा, जिस पॉट में पॉलीथीन वगैरह नहीं था उसमें जो आपका वेस्ट था, प्लांट का वेस्ट था, वो मैन्योर बन चुका है, और जो पॉलीथीन वगैरह था वो वैसे ही का वैसा ही है। इसीलिए पॉलीथीन के यूज़ को
जो है गवर्नमेंट बैन की है और बोलती है गवर्नमेंट कि हमको पॉलीथीन कम से कम यूज़ करना है। गॉट इट? नाउ do you find any difference in the contents of two pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients, okay, the nutrients released the process can be used by the plants again. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals ऑन द ग्राउंड। देखिए, इससे हम लोगों को इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है? एक्टिविटी हम लोग क्या किए, 2 पॉट लिए, एक में सॉइल डाले, ठीक है, एक में सॉइल के ऊपर थोड़ा प्लांट वेस्ट वगैरह डाल दिए, दूसरा जो लिए उसके ऊपर हम प्लास्टिक का टॉयज डाल दिए, पॉलीथीन डाल दिए, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा कि पॉट ए जो था जिसमें कि हमारा प्लांट्स वगैरह का वेस्ट था, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट किया और फिर से उसका जो न्यूट्रिएंट्स था उसको सॉइल में मिला दिया, यानी को मैन्योर बना दिया। लेकिन पॉलीथीन वगैरह जो था, जो प्लास्टिक टॉयज वगैरह जिसमें था, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करने पाए और वो वैसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस चीज़ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्ट नहीं हुआ तो वो तो कचरा वैसे ही है, ठीक है, लेकिन जिस चीज़ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्ट हुआ तो वो क्या किया, प्लांट वेस्ट पे एक्ट कर सकता। तो प्लांट वेस्ट अब क्या हो गया, मैन्योर बन गया, यानी सॉइल में मिला दिया उस चीज़ को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से, आप सोचिए, तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करे तो क्या कोई कुत्ता का लाश का अंतिम संस्कार करने जाता है? नहीं ना। तो फिर क्या होगा, मतलब किसी भी चीज़ का जंगल में भी जाइएगा तो लाश 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 पड़ा रहेगा। जब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस चीज़ को डिकम्पोज नहीं कर रहा है तब तक क्या होगा, हमारा जो धरती है वो तो गंदा होते रहेगा ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सिर्फ एनिमी ही नहीं है, वो ये तो बहुत हमको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिल रहा है कि वो जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। You find that they disappear after some time. This is because microorganisms decompose dead organic waste of plant and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean the environment. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि how you can say that microorganism helps us in cleaning the environment, okay, or explain how microorganisms are helpful in cleaning the environment, ठीक है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जो हमारा डेड और डिकेड सब्सटेंस होता है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो है सो एक्ट करके उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है। वो सब्सटेंस को अगेन प्लांट्स जो होता है वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है और इस तरह से जो डेड और डिकेड चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। गॉट इट? नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस। देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो कहाँ रहते हैं और वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फॉर अस, ठीक है, किस तरह से वो हमारे एनिमी हैं और किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. देखिए, कुछ जो microorganisms होते हैं वो ना सिर्फ humans में, animals में और plants में भी क्या होता है कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। डिफाइन पैथोजेंस, व्हाट आर पैथोजेंस? तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। नाउ some microorganisms spoil food, clothing, leather. Let us study more about their harmful activity. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कपड़ों को, लेदर्स पे भी खराब कर देते हैं। आप कपड़े पे थोड़ा सा चावल दाल लगा के छोड़ दीजिए, उसको बाहर वो हल्का भींगा होना चाहिए, देखिएगा उस पर ब्लैक स्पॉट हो जाएगा, वो फंगस होता है, ठीक है, कपड़े को खराब कर देता है, लेदर को भी सड़ा देता है, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टडी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन ह्यूमंस, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। Pathogens. What are pathogens? Disease causing microorganisms are called pathogens.
Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. Very important. How pathogens enter our body? They can enter through air, water, okay, and the food we eat. इसीलिए हमें कहा जाता है कि खाना ढक के रखिए, पानी साफ रखिए, ठीक है। पानी जिस कंटेनर में रखते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सर्फ या साबुन से साफ कीजिए। जो आपका एयर है, एक्चुअली में जो हवन का प्रोसेस हमारे यहाँ होता है वो एयर को क्लीन करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो एयर है आपका उसको भी क्लीन रखिए। किस तरह से रखिएगा? आपका पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए घर में, कि सूरज का जो किरण होता है उससे भी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो मरती हैं। गॉट इट नाउ? They can also get transmitted by a direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact is called communicable disease. Now, this one is very important. What is communicable disease and what is non-communicable disease? Microbial diseases which gets transmitted from an infected person to a normal or healthy person by air, water, food, or by direct physical contact is called communicable diseases. ठीक है? Examples of communicable diseases: cholera, common cold, चिकन पॉक्स एंड टीबी। ठीक है, आप देखते हैं कि गांव में बोला जाता था ये छोटी माता निकली है, इनके रूम में मत जाइए, साफ सफाई रखिए। नीम का पत्ता से उनके शरीर को ऐसे ऐसे किया जाता था। हम लोग कहते थे कि हम लोग माँ का सेवा करें, बट एक्चुअली जो नीम का पत्ता होता है ना, वो एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, इसीलिए वो लोगों को बहुत चुनचुनाता था, मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग होता था, तो उसमें आराम होता था। ठीक है, और हम लोग जो है सो बाहर का लोग नहीं आता था, गंदगी नहीं रखते थे घर में, बहुत साफ सफाई रखते थे। ठीक है, हम लोग कॉटन का क्लोथ्स पतला सा पहनते थे, ऐसे स्मॉल पॉक्स होता था। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है, इन्फेक्ट होता है। ठीक है, नाउ व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while the breathing and get the healthy person also get infected. क्या होता है कि मान लीजिए किसी को कफ एंड कोल्ड हुआ है, वो छींक रहा है या खांस रहा है, तो क्या हुआ? उसके मुंह से पूरा वायरस जो है सो एयर में फैल गया। अब उस रूम में दूसरा कोई इंसान, हेल्दी इंसान जाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और इस तरह से एयर के थ्रू जो होता है, क्या होता है कि जो डिजीज है वो फैलता है। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. Housefly, which is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogens. Question can be asked, why it is said to cover your food, okay, and why it is necessary to cover your food. क्या होता है कि कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैरियर्स की तरह काम करते हैं। कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऐसा डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को कैरी करते हैं अपने साथ, इनको हम लोग कैरियर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हाउस फ्लाई है, वो बाहर आपका जो एनिमल एक्सक्रीटा है या ह्यूमन एक्सक्रीटा है या बहुत गंदा जगह है वहाँ पे बैठी, उसके पैर में क्या हुआ कि स्टिक कर गया डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर वो आई हमारे घर के खाने के ऊपर बैठी, तो वही पैथोजेंस जो है खाने पे लग गया। अब वो जो खाना है वो खराब हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है, आप खा लिए, फिर आपको डिसेंट्री होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने खाने को कवर करके रखें। गॉट इट नाउ? Whoever eats the contaminated food likely to get sick. So it is advisable always to keep food covered. Avoid consuming uncovered item of food. Another example of carrier is female Anopheles mosquito, which carries the parasites of malaria, Plasmodium. Female Aedes mosquito acts as a carrier of dengue virus. Okay, how can we control the spread of मलेरिया एंड डेंगू? क्या होता है, जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है ये डेंगू वायरस को कैरी करती है। गॉट इट? और जो एनाफिलस मॉस्किटो होता है ये मलेरिया को कॉज करती है। which mosquito is responsible for the spreading of malaria? Anopheles. Spreading of dengue, which mosquito is responsible? Female Aedes. Got it? ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। All mosquitoes breed in water, hence one should not let the water collect anywhere in the cooler, tire, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent the mosquitoes from breeding. Try to make the list of measures which help to avoid the spread of malaria. जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो DD1 पे एक
आता था इंफॉर्मेटिव एड टाइप का कि कूलर का पानी जो है, कूलर को में पानी न जमा होने दे, अपने आसपास का जो तालाब पोखर या नली है उसको साफ रखें, ठीक है, कि मॉस्किटो ब्रीड न करने पाए। बहुत ज़्यादा घास फूस उग गया है आपका छोटा छोटा, तो उसको साफ करवा दीजिए, ठीक है। अपना आसपास का सराउंडिंग क्लीन रखिएगा ना, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो जो कचरा बहुत ज़्यादा जमा करके डस्टबिन में मत रखिए। ये सब इस तरह से आप मेजर्स लेंगे ना, तो ये जो डेंगू और मलेरिया का जो मच्छर है वो ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये मॉस्किटोज जो हैं ये ब्रीड करते हैं पानी में ही, जो मतलब स्टैग्नेंट वाटर होता है उसी में ब्रीड करते। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, सम कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देख लीजिएगा, ये दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें समझाने जैसा तो कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पे इधर कुछ डिजीज का नाम दिया गया है और किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये दिया गया है, और यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स की किस तरह से हम बच सकते हैं। देखिए टीबी, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ये टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, मिजल्स जो होता है वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स जो होता है वायरस की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ओके, तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है और किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेंगे तो इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ये भी दिया हुआ है। जैसे देखिए टीबी, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज, ये वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू द सुटेबल एज। देखिए मोस्ट ऑफ जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है ना, वो तो कोरोना में जैसा हम लोग ट्रीट करते थे वैसे ही करना चाहिए बेसिकली, कि इन्फेक्टेड पर्सन का सामान मत छूइए, उसको आइसोलेटेड रखिए। तो जो बर्ताव हम लोग, जो बिहेवियर कोरोना बिहेवियर था जो, वही करेंगे तो हम लोगों का इन्फेक्शन जो है सो नहीं फैलेगा, ठीक है। कॉलेरा और टाइफाइड में क्या होता था, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, ठीक है। कॉलेरा और टाइफाइड से बचने के लिए हम लोगों को खाना बहुत अच्छे तरीके से पका करके खाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, सैनिटेशन हैबिट्स आपका गुड होना चाहिए। ये नहीं कि आपका वॉशरूम्स जो है वो गंदा है। फिनाइल वगैरह का यूज़ ज़्यादा आप कीजिए। फिनाइल का बॉल्स, नेप्थलिन्स बॉल्स जो होता है वो भी आप अपने बाथरूम वगैरह में रखिए, ताकि जो फिनाइल है वो आपका एयर में धीरे धीरे ये हो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो किल कर सके। गॉट इट। फिटकिरी जो होता है, फिटकिरी का पानी, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी इन्फेक्शन जो है सो कम होता है। हल्दी पानी, ठीक है, इससे भी स्प्रे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मरते हैं, ठीक है। ओके नाउ हेपेटाइटिस ए, ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है कि आपको बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है सो वो पीना चाहिए। नाउ मलेरिया में क्या है, यूज मॉस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्कीटोज बाय नाउट अलोंग द वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। मतलब मच्छर से परहेज आपको करना है, तो आप डेंगू और मलेरिया से बच जाइएगा। नेट्स यूज़ कीजिए रात को सोने समय, और घर का जो घर है उसमें बहुत ज़्यादा जो है सो स्पाइडर नेट्स वगैरह मत रखिए, गंदा मत रखिए घर को, जिससे कि जो आपका मॉस्किटो है वो ब्रीड कर सके। मॉस्किटो फ्रेंडली इन्वायरमेंट मत रखिए, ठीक है, तो आप मलेरिया से बच जाइएगा। क्योंकि जो है आपके घरों में मॉस्किटो नहीं होगा तो मलेरिया नहीं होगा आपको। गॉट इट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, ओके, humans, their mode of transmission and few general methods of prevention is shown in figure table 2.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको समझाने लायक तो इसमें कुछ नहीं था, सब कुछ साफ साफ है, ठीक है, फिर भी मैंने समझा दिया। इसको एक बार पढ़िएगा और दिमाग में रखिएगा कि कौन सा डिजीज वायरस से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज को कॉज करता है। Several microorganisms not only causes disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium, ठीक है। एंथ्रेक्स जो होता है वो बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल बैक्टीरिया है। ओके ओके, नाउ फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। फूट में यानी हमारे फिट में जो है, और माउथ में बहुत सारा डिजीजेस होता है, ऐसा कैटल्स में होता है जो कि वायरस से होता है, ठीक है। बहुत सारा आप देखिएगा जो कैटल्स होते हैं हमारे, वो उनका माउथ जो होता है वो बिल्कुल सड़ जाएगा, ठीक है, उसमें कीड़ा लगा हुआ रहेगा, तो वो वायरस की वजह से होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि प्लांट्स में डिजीज को कॉज करते हैं, जो कि पेड़ पौधों में जो है सो बहुत सारा। आप देखिएगा ना, मेरे घर में एक उड़हुल का पौधा था,
तो क्या हुआ था कि उसका जो पत्ता था ना वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता था, जैसे थोड़ा सा ग्रो करके फिर सिकुड़ जाता था। तो वो क्या था, उसमें डिजीज कॉजिंग जो है सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है सो लग चुके थे। फिर मैंने क्या किया कि एक पेस्टिसाइड्स दुकान से ला करके उसको पानी में मिला के स्प्रे किया तो वो ठीक हो गया। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे एनिमल्स को ही जो है सो एनिमल्स को या वी ह्यूमन बींग्स को ही वो जो है सो इन्फेक्ट करते हैं, वो प्लांट्स में भी होते हैं। गॉट इट नाउ? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म are cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। ठीक है, क्या होता है कि हमारा फसल क्यों खराब हो जाता है, हम लोग क्यों जो फसल होता है उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं? इसलिए ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और वो पूरा क्रॉप जो है हमारा खराब हो जाएगा। गॉट इट नाउ? द डिजीज हैज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ओके, अब हम लोग देखते हैं टेबल 2.2 में दिया हुआ है कुछ प्लांट डिजीजेस के बारे में दिया हुआ है। कुछ प्लांट डिजीजेस ये जो प्लांट डिजीजेस है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं ये दिया हुआ है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये दिया हुआ है। देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देन बैक्टीरिया। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सिट्रस कैंकर जो है ये डिजीज प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रस्ट ऑफ वीट फंगाई से होता है, ईयर और शीट्स। ओके, येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी, ओके, वायरस से होता है, एक इंसेक्ट जो होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स। मैंने आपको बता दिया कि हम लोग पेस्टिसाइड्स जो है अपने क्रॉप्स पे इसीलिए डालते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो खराब ना हो। ओके नाउ, और क्या क्या होता है? डिजीज तो कॉज करता ही है, और क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, आप जो आपका पैथोजेंस होता है वो अगर आपके फूड को कंटेमिनेट कर दिया है तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो आपके फूड में बन जाता है, और अगर आप उसको कंज्यूम कर लीजिएगा तो वो पॉइजनस हो जाता है, बहुत उल्टी होगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ये मतलब आप मर भी सकते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से अगर आपका खाना बहुत अच्छे से ना पचा हो तो। देन देखिए, बूझो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। On reaching home, he started vomiting and had to be taken to hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद। ठीक है, तो वो फूड पॉइजनिंग का भी कंडीशन हो सकता है, और फूड पॉइजनिंग में अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड sometimes produces toxic substance। ओके, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड पे स्टिक कर जाते हैं और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, और उस चीज़ को अगर हम उसी फूड को जो जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको खा लेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग द सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी प्रिजर्व फूड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम being spoiled. What is food poisoning? The condition in which we eat those kind of food, okay, in which the toxic substance is produced by the microorganism. This condition is called food poisoning. ठीक है? Okay now. फूड प्रिजर्वेशन। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे हैं जब इतना ज़्यादा फूड को हमारे स्पॉइल कर दे रहे हैं कि हम लोग वोमिटिंग करते रहे, यहाँ तक कि हम लोग मर भी जाएं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने खाने को बचाएं? तो फूड प्रिजर्वेशन में तो सबसे पहले कि जो किचन है आप पहले साफ़ सुथरा रखिए, हाथ वाथ मल के खाना बनाइए, फूड प्रिजर्व कीजिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कैसे होगा? ठीक है, चैप्टर 1 we have learned about the method used to preserve and store food grains। ओके, चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग अपने ग्रेन्स को किस तरह से, जैसे बोलते थे ना कि नीम का पत्ता डाल करके ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखते थे कि बहुत दिन तक वो चले, तो हम लोग ग्रेन्स को क्या करते हैं, धूप में सुखाते भी थे। ठीक है, कि उनमें माइक्रोब्स का जो है सो एक्ट नहीं कर सके ज़्यादा क्योंकि वो ड्राई रहे। ओके, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? You know that bread left unused under the moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed in color. Is spoiling food is a chemical reaction? ये पूछा जा रहा है कि क्या जो आपका spoiling of food है ये chemical reaction है? Now, Paheli bought some mangoes but she could not eat them for few days. Later she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle
her grandmother makes does not spoil for long time. She is confused. देखो पहेली क्या करती है, कुछ मैंगोज को लाती है और उसको नहीं खाने पाती है कुछ टाइम तक, तो क्या होता है कि वो मैंगो सड़ जाता है। लेकिन जब वो आम का अचार खाती है तो साल साल भर आम का अचार रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आम के अचार में हम लोग प्रिजर्वेटिव डालते हैं। वो प्रिजर्वेटिव क्या होता है? हमारा गरम किया हुआ सरसों तेल एंड लॉट्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जो सॉल्ट होता है, जो एडिबल्स ऑयल होते हैं, ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। गॉट इट? नाउ okay, let us study the common methods of preserving of food at homes. We have to save it and from attack of microorganisms. Chemical method. Salt and edibles oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. Therefore, they are known as preservatives. Okay, why salt and edibles oils are called preservatives? Because they check out the growth of microbes. Okay, we add salt and acid preservatives to the pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. Give two examples of what it is, preservatives, common preservatives. Then what it is? Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservative, two common preservatives. Got it? Now these are also used in jam, squashes and to check their spoilage. ओके, ये जो हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट है और जो हमारा सोडियम बेंजोएट है, ये जैम्स और स्क्वैसेस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो सॉस वगैरह होता है ना, टोमेटो सॉस वगैरह, ऐसे आप टमाटर रखिए तो ज़रा सा वो बिल्कुल वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन टोमेटो सॉस के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है। गॉट इट? प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम टू प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स आर प्रिजर्वेटिव्स। फिर सोडियम बाइसल्फेट, आपका क्या था? व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू प्रिजर्वेटिव्स? मैं भूल गई नाम। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ओके, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, नेम द टू प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग कॉमन सॉल्ट, जो नॉर्मल हमारा नमक होता है, उससे हम लोग जो है सो प्रिजर्वेशन करते हैं। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes and termine etc. ठीक है। बहुत समय से हम लोग मीट और फिश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते आ रहे हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ओके, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन पूछा जाएगा। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, ओके, प्रिजर्वेशन बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में आ जाएगा पैस्चराइजेशन। आते हैं हम लोग प्रिजर्वेशन बाय शुगर को पढ़ते हैं, ठीक है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट which inhibits the growth of bacteria which spoil the food. very very important पूछा जाएगा कि कैसे शुगर से जो है सो हम लोग जो है सो प्रिजर्वेशन करते हैं। तो शुगर क्या करता है? मॉइस्चर कंटेंट जो किसी भी चीज़ होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो जब मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो गया तो जिस जगह में मॉइस्चर उतना ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ उतना तेजी से होगा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हमारा फूड प्रिजर्व हो गया। गॉट इट? नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this methods. ठीक है। ऑयल और विनेगर जिस चीज़ में डाल करके रखते हैं उसमें बैक्टीरिया को वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, कि वो ग्रो कर पाए। और वो तो जब नहीं ग्रो करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो फिर वो स्पॉइल कैसे करेगा हमारे फूड को? इसीलिए आप सिर्फ रखिएगा आम, तो वो सड़ जाएगा कुछ दिन के बाद, पर आम का अचार आपका नहीं सड़ेगा, ठीक है। ओनियंस को भी हम लोग क्या करते हैं कि रेस्टोरेंट्स में आप देखिएगा कि ओनियंस को आप अनकवर कर दीजिए, उसका लेयर पहला वाला हटा दीजिए और काट के उसको विनेगर में डिप करके रख दीजिए और उसमें सॉल्ट भी डाल दीजिए, तो वो भी एक टाइप का आपका जो है सो क्या हो जाएगा? वो अचार ही शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। मुझे तो वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप भी ट्राई कीजिएगा। गॉट इट? नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बॉइलिंग जो है सो आपका जब आप किसी चीज़ को खौलाते हैं ना, इसीलिए देखिएगा गर्मी के दिनों में एक चीज़ क्या होता है कि आप देखिएगा सुबह में आप लोगों ने दूध जो आता है, जो हमारे यहाँ
लेकर के आया जाता है दूध, जो गाय का दूध होता है, तो उसको आप सुबह में अगर बॉयल कीजिएगा और शाम को भूल जाइएगा गर्मी के दिन में, और आपके पास जो है सो फ्रिज नहीं है, तो वो जो दूध है खुद ब खुद फट जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बॉयल करते हैं, सुबह में भी दूध को बॉयल किए, शाम को भी बॉयल किए, तो इससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ है उसको हम लोग रोक रहे हैं। ठीक है, तो पहले के लोग क्या किया करते थे कि नीचे पानी रख दीजिए और ऊपर में दूध रख दीजिए, तो जो होगा वो मतलब नीचे से उसको ठंडापन मिल रहा है, तो उतना वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा कि जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो करे और दूध को खराब करे। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग रेफ्रिजरेटर को क्यों यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है वो रोकता है, इनहिबिट करता है माइक्रोब्स के ग्रोथ को। गॉट इट? नाउ पैस्चराइज्ड मिल्क can be consumed without boiling as it is free from harmful microbe। पैस्चराइज्ड मिल्क जो होता है, जो हमारा पैकेट में सुधा दूध हो गया, मेधा दूध हो गया और ओसम दूध हो गया, ये सब जो पैकेट्स में दूध मिलता है ये सारे पैस्चराइज्ड दूध होते हैं। अब पैस्चराइज्ड दूध होता क्या है? पैस्चराइजन क्या होता है भाई? ठीक है कि पैस्चराइज्ड हम लोग कर दिए तो उसको हम डायरेक्ट पी सकते हैं बिना खौलाए हुए। तो पैस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. This is known as pasteurization. Pasteurization is a process in which the milk is boiled up to 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly keep it in a very cold environment. Then the milk is pasteurized, and the pasteurization, this method is discovered by Louis Pasteur. Okay, now storage and packing. अब तो हम लोग ये जान गए कि हम लोगों को अपना खाना बचाना कैसे है, प्रिजर्व कैसे करना है। अब खाने को हम लोग स्टोर कैसे करेंगे? These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed and airtight packets to prevent the attack of microbes। आप कभी अखरोट का पैकेट देखिएगा, बिल्कुल एयर शील्ड रहता है। देखे हैं, जो अखरोट होता है वो एकदम नारियल की ही तरह होता है, उसका ऊपर वाला जो होता है ना शेल, वो बहुत ज़्यादा कड़ा होता है। ठीक है, शेल हटा के भी जो अखरोट होता है वो आपका एप्रिकॉट उसको बोलते हैं, तो वो आपको वॉलनट, तो वो उसको बेचा जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो है ख़राब नहीं होता। इस तरह से आप शेल हटा करके ऐसे रख दीजिएगा खुले में ना, तो वो थोड़ा सा फंगस वगैरह उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो है एयर टाइट पैकेज, उसमें एयर टाइट पैकेजिंग किया हुआ है। गॉट इट? तो अगर आप पैकेजिंग एयर टाइट कीजिएगा तो क्या होगा कि जो ग्रोथ है माइक्रोब का वो नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़े कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, गैसियस फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में 78% ऑफ नाइट्रोजन है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं 78% ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, इतने सारे प्लांट्स हैं, नाइट्रोजन जो है हमारा गैसियस फॉर्म में 78% है, तो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म तो होना चाहिए। ठीक है, सारा बैक्टीरिया जो होता है, हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, वो गैसियस फॉर्म को क्या करता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कर देता है, जिससे कि सॉइल में वो चला जाता है और प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ख़त्म होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए, नाइट्रोजन साइकिल एक प्रोसेस है। ये आप पढ़िए कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है। देखिए, जैसे हमारा लेग्यूमिनस प्लांट्स है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में जो हमारा नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में उसको चेंज करता है, तो ताकि उस नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ कर सके। अब देखिए, प्लांट्स को हम खाएं तो हमारे अंदर प्रोटीन बना, तो प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं है ना। अब हम मर गए तो हमारा शरीर क्या हुआ, वो सॉइल में ही गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी में जो हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको प्लांट्स यूजेबल में नहीं करते हैं, उसको नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं और फिर से वो जाकर के हवा में मिल जाता है। समझ में आ रहा है आपको बात कि ये कितना सुंदर सा प्रकृति का पूरा साइकिल है, और इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस्ड रहता है हमारे इन्वायरमेंट में। गॉट इट? तो आइए अब हम पढ़ते हैं। एक रफ स्केच तो आपको मिल गया नाइट्रोजन साइकिल का कि किस तरह से जो है प्लांट्स को भी नाइट्रोजन मिल रहा है और किस तरह से जो गैसियस फॉर्म में भी जो हमारा नाइट्रोजन है वो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये प्रोसेस पूरा हम लोग पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that rhizobium lives in the roots of nodals of the leguminous plants. ठीक है, leguminous plants का इस तरह से जो आपका रूट्स होता है, इसमें नोडल्स है, इसमें रहते हैं। ठीक है, नाउ सच एज बीन्स, पीज, विच
इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं साथ में रहते हैं और वो एक दूसरे का कुछ ना कुछ मतलब हेल्प करते हैं। जैसे देख लीजिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है आपका कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्लांट्स में रहता है, तो प्लांट्स उसको फूड और शेल्टर देता है, और जो बैक्टीरिया होता है वो उसको नाइट्रोजन देता है। बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड नहीं बना सकता है, प्लांट अपना फूड बनाता है, और वो फूड और शेल्टर क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ शेयर करता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है सो नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट के साथ शेयर करता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning. okay, sometimes क्या होता है, कभी कभी नाइट्रोजन जो होता है वो लाइटनिंग से भी, बिजली जो कड़कती है उससे भी फिक्स करता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि प्लांट्स को तो भाई गैसियस फॉर्म्स को कैसे कुछ बैक्टीरियाज जो है सो प्लांट्स को देते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट से, इसको भी हम लोग समझते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, आवर एटमोस्फेयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन के फॉर्म में, क्लोरोफिल के फॉर्म में और बहुत सारे विटामिन के फॉर्म में भी रहता है। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन गैस, okay, now nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by the plants from the soil through their root system. Okay, तो क्या होता है, जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो बैक्टीरिया भाई साहब है वो क्या करते हैं कि जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट में आपका नाइट्रोजन था उसको तो बैक्टीरिया यूज कर लिए, तो गैसियस फॉर्म वाला नाइट्रोजन को कम होना चाहिए ना, तो वो क्यों नहीं होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into the nitrogenous compound to be used by the plants again. Certain other bacteria convert some parts of them to the nitrogen gas which goes back into the atmosphere. Very very important line. ठीक है, जब क्या होता है डेड और डिके, जैसे हम लोग प्लांट्स को खाएं, प्लांट्स में नाइट्रोजन था तो हम लोग खाएं तो प्रोटीन के रूप में, क्लोरोफिल के रूप में क्या है, नाइट्रोजन ही है हमारे बॉडी के अंदर। हम मर गए, हमारा बॉडी जो है सॉइल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं कि उसको प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में कर रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं कि उसको नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में कर रहे हैं। तो कितना अच्छा जो है प्रकृति अपने आप को बैलेंस करके रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन का पूरा साइकिल है वो हमारे एटमोस्फेयर में चल रहा है और पूरा बैलेंस हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। ओके, यही आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन हाउ द नाइट्रोजन इन द आवर एटमोस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल का आपका जो है सो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा जो मैंने समझाया। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ किया, अब सॉइल में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन गया। ठीक है, अब बैक्टीरिया तो उसको क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जो है वो फिर उसको चेंज कर रहा है, ये यहाँ से प्लांट्स इसको लिया, एनिमल्स जो है ये बैक्टीरिया को लिया, फिर जो नाइट्रोजियस वेस्ट है और वो डेथ हुआ प्लांट्स और एनिमल्स का, तो वो जो है कुछ बैक्टीरिया जो है फिर से उस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में चेंज किए। इन रफ स्केच आप फिर से समझिए। देखिए प्लांट्स जो है सो अपना खाना बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए, बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है, गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर रहा है और प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में कर रहा है। अब ठीक है, अब वी ह्यूमन बींग्स ईट प्लांट्स, हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे विटामिन के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में है, प्लांट्स में भी क्लोरोफिल के रूप में नाइट्रोजन ही है। ठीक है, प्लांट्स मरा, उसका पत्ता सब कहाँ गया, सॉइल में गया। ठीक है, हमारा बॉडी मरा, सॉइल में हम लोग, सॉइल ही में ना, हम लोग मिट्टी में ही हमारा बॉडी बर्न हुआ या वॉट जो कुछ भी हुआ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा डेड डिकेड बॉडीज़ पे भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो तुम्हारा प्लांट्स वगैरह है उस पर भी एक्ट कर रहा है। गॉट इट। तो क्या हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं कि
प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को चेंज कर रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको गैसियस फॉर्म में रिपीट से क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में भेज दे रहे हैं। इस तरह से कांस्टेंट जो है सो हमारा नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना इफ़िशिएंट रोल है हमारे प्रकृति को संतुलित करने में। मतलब इस प्रकृति में ना अगर छोटा सा कीड़ा भी है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल सा रोल है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी ये प्रकृति का कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं जो नेचर है उसको बैलेंस करने में यूज़ है। तो हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। गॉट इट? नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। लेट्स मीट इन चैप्टर 3। ओके, बाय।